लेसन नंबर 2 स्टार्ट किया था अपन ने। जिसका नाम है जीव जगत, जीव जगत का वर्गीकरण, जीव जगत का वर्गीकरण। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वर्गीकरण का मतलब क्या होता है। जीवों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर समूह में बांटना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है ना। अगर हमें अच्छे से अध्ययन करना है हर एक प्रत्येक जीव का, तो हमें उनको क्या करना पड़ेगा? समूह में बांटना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम प्रत्येक वर्ग का, एक वर्ग का अध्ययन करेंगे तो सारे जीवों का अध्ययन हो जाएगा। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेगी ना, वैसे वैसे समझ में आता जाएगा कि वर्गीकरण का मतलब क्या है। वर्गीकरण का मतलब क्या है? तो वर्गीकरण शब्द का मतलब हो गया, या वर्गीकरण की परिभाषा देना चाहें अपन तो क्या दे सकते हैं कि जीवों को उनकी समानता और असमानता के आधार पर किसमें बांटना? समूह में बांटना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे कि वर्गीकरण जो है, ये वर्गीकरण की परिभाषा अपन ने पढ़ ली थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वर्गीकरण जो है, सबसे पहले दुनिया के अंदर जीवों का वर्गीकरण किसने किया था? ठीक है भाई, इस दुनिया के अंदर सबसे पहले वर्गीकरण का कार्य किसने स्टार्ट किया था? ठीक है, तो वर्गीकरण जो सबसे पहले किया था, वर्गीकरण वो किया था किसने? अरस्तु ने। किसने किया था? अरस्तु ने। सबसे पहला जो वर्गीकरण किया था वो किया था अरस्तु ने, ठीक है। अरस्तु को हम और किसके लिए जानते हैं? किस चीज के लिए? जीव विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। और इसके अलावा जंतु विज्ञान यानी कि जिसे अपन जूलॉजी कहते हैं, उनके विज्ञान के है ना जनक के रूप में भी इन्हीं को जानते हैं, अरस्तु को जानते हैं। तो अरस्तु ने ही सबसे पहले वर्गीकरण का कार्य किया, ये आपको पता रखना है। वैसे तो यहाँ से कोई ऐसा स्पेशल क्वेश्चन बनेगा नहीं कि भाई सबसे पहले वर्गीकरण का कार्य किसने किया, लेकिन ये ध्यान रखना कि सबसे पहले जो वर्गीकरण किया था ना, वो अरस्तु ने किया था। अब अरस्तु ने क्या किया? संपूर्ण जीव जगत को कितने भागों में बांट दिया इन्होंने? 2 भागों। अरस्तु ने सबसे पहले वर्गीकरण किया, और वर्गीकरण करके इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। एक तो इन्होंने बना दिया अपना क्या? पादप जगत। कौन सा जगत? पादप जगत बना दिया, जिसमें सारे के सारे प्लांट्स को रख दिया, पेड़ पौधों को। इन्होंने बोला कि दुनिया में 2 ही प्रकार के जीव हैं, एक तो पादप जगत है ना, एक तो हो गया पादप, सारे पादप जिनको उन्होंने क्या किया? एक अलग ही जगत बना दिया जिसका नाम रख दिया पादप जगत। और दूसरा उन्होंने बना दिया क्या? जंतु जगत, है ना, जंतु जगत। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पादप और जंतु दोनों ही क्या है? जीव है, सजीव है, ये दोनों ही सजीव है। सारी क्रियाएं सेम, ये रेस्पिरेशन भी करते हैं दोनों ही, ठीक है, गमन भी करते हैं, चलना फिरना वगैरह। चलना फिरना ये तो नहीं करते हैं, लेकिन ये हलचल तो करते ही है ना, ठीक है। इसके अलावा जैसे उत्सर्जन, पाचन, पाचन तो खैर ये नहीं करते, लेकिन पोषण की प्रक्रिया ये भी करते हैं, स्वयपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी क्रियाएं जो होती है ना, जो जो एक सजीव में होनी चाहिए, वो क्रियाएं ये दोनों ही करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया भाई? पादपों को तो पादप जगत में रख दिया और जंतुओं को जंतु जगत में रख दिया, और कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया। यूं नहीं कि भाई ये जंतु जगत के अंदर तो कितना अलग अलग टाइप की वैरायटीज है, उन्होंने उसको नहीं बांटा, बस जंतुओं को अलग ग्रुप दे दिया और पादपों को अलग ग्रुप दे दिया। अब आपको पता है जो पादप जगत है, पादप जगत का इन्होंने वर्गीकरण किस आधार पर किया? तो इन्होंने उसके आकार, या यूं कहूं कि लंबाई के आधार पर उन्होंने पादपों का वर्गीकरण किया। कैसे? भाई लंबाई में, जैसे सबसे छोटी जो होती है, सबसे छोटी जैसे शाक हो गया, है ना, सबसे छोटे पादप जो होते हैं उनको अपन शाक बोलते हैं। उससे थोड़ा बड़ा होते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं? झाड़ी कहते हैं कि नहीं कहते? झाड़ी कहते हैं। और उनसे थोड़ा सा बड़ा होता है या उनसे ज्यादा बड़े होते हैं तो उनको अपन क्या कहते हैं? वृक्ष यानी ट्री, है ना। तो इन्होंने कहा कि पादप जगत के अंदर ये इस प्रकार के पादप पाए जाते हैं, और बाकी कोई वर्गीकरण नहीं किया। छोटे हैं तो शाक बोल दो, उससे बड़े हैं तो झाड़ी बोल दो, उससे बड़े हैं तो उनको वृक्ष बोल दो, बस इतना सा वर्गीकरण दिया इन्होंने। और जंतु जगत के अंदर इन्होंने क्या किया? जंतु जगत को भी 2 भागों में इन्होंने बांट दिया, ठीक है। जंतु जगत को भी 2 भागों में बांट दिया। एक तो वो जीव जो कि जिसके अंदर क्या हो? लाल रंग का रक्त हो, लाल रक्त वाले, यानी कि ब्लड का कलर कैसा हो? लाल हो। और एक वो जीव जिनके अंदर लाल रक्त नहीं हो, है ना। तो एक तो कौन से हो गए? लाल रक्त वाले, लाल रक्त वाले। और दूसरे कौन से हो गए भैया? दूसरे हो गए बिना लाल रक्त वाले। एक तो लाल रक्त वाले, यानी कि जिसके अंदर रक्त कौन सा हो? लाल हो।
और एक कौन से हो गए बिना लाल रक्त वाले। अब लाल रक्त वाले जीवों को इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या नाम दिया, इनेइमा। क्या नाम दिया, इनेइमा। और जो कि जिनका ब्लड का कलर लाल नहीं था उनको इन्होंने नाम क्या दिया, एनेइमा। क्या नाम दिया, एनेइमा। समझ में आ रही है बात है, समझ में आई बात। अरस्तु ने सबसे पहले वर्गीकरण किया है ना, अरस्तु का वर्गीकरण कहलाता है ये। इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को दो भागों में बांट दिया, एक तो बांटा पादप जगत में और एक दूसरा बांट दिया इन्होंने जंतु जगत में। पादप जगत यानी प्लांटी और जंतु जगत यानी एनिमेलिया। ठीक है, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो अपन यहाँ पर इसको इंग्लिश में लिखे तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्लांटी और जंतु जगत यानी कि एनिमेलिया, एनिमेलिया। ठीक है, तो पादप जगत यानी कि प्लांटी हो गया। अब पादप जगत में आकार के हिसाब से इन्होंने पेड़ पौधों को अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया। भाई सबसे छोटे हैं तो उनको शाख बोल दो, उससे बड़े हैं तो झाड़ी बोल दो, उनसे बड़े हैं तो वृक्ष बोल दो। ठीक है, उसके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण कर दिया। और जंतु जगत यानी एनिमेलिया, जिसमें सारे जंतुओं को रखा गया है, उसमें इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा दो तरह के जीव होते हैं। एक तो वो जिनका रक्त कैसा हो, लाल हो, रेड कलर हो। ठीक है, और दूसरे वो जिनका ब्लड का कलर कैसा हो, यानी कि बिना लाल रक्त वाले। और वो बहुत सारे कलर हो सकते हैं, भले सफेद हो कुछ भी हो, उनको उनसे कोई मतलब नहीं, कुल मिला के लाल नहीं। तो लाल रक्त वाले जीवों को इन्होंने क्या नाम दिया, इनेइमा। और बिना लाल रक्त वाले जीवों को इन्होंने क्या नाम दिया, एनेइमा। बस इजी सा, इतना ही वर्गीकरण किया है बस। ठीक है, अब ये उतार लो आप फटाफट से, हेडिंग लगा लेना अरस्तु का वर्गीकरण, अरस्तु का वर्गीकरण। और यहां पर एक काम करना, यहां पर ऐसे लिखना, जीव जगत, है ना। तो पूरे जीव जगत को इन्होंने दो भागों में बांटा और हेडिंग लगा लेना अरस्तु का वर्गीकरण। इतना सा ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो जंतुओं का वर्गीकरण किया था जीव जगत का, वो किया था अरस्तु सर्वप्रथम। ठीक है, लेकिन पूछेगा आपसे वैसे कोई नहीं, क्योंकि इतना एग्जाम में आता नहीं है क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा। कहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्या है। यहां से तो कोई सवाल नहीं है। चलो, अब हम बात करते हैं कि आगे भी वर्गीकरण दिया, आगे भी वर्गीकरण दिया गया। और भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने इस पूरे जीव जगत को बहुत सारे भागों में बांटने की कोशिश की। अब इसके बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है केरोलस लीनियस। क्या नाम है, केरोलस लीनियस। और किस नाम से जाना जाता है, या और किसके लिए जाना जाता है केरोलस लीनियस को, द्विनाम पद्धति दी थी केरोलस लीनियस ने, है ना। तो अब देखो केरोलस लीनियस ने, एक तो आप ये जानते हो कि भाई द्विनाम पद्धति जो है ना, वो किसने दी थी, केरोलस लीनियस ने। अब इसी तरह से आपको याद रखना, अच्छा केरोलस लीनियस शब्द कितने हैं, दो है ना, एक तो केरोलस और एक लीनियस। इन्होंने द्विनाम पद्धति भी दी थी और इन्होंने ही इस पूरे जीव जगत को दो भागों में भी बांटा था। ठीक है, जिसे अपन कहते हैं द्विजगत प्रणाली, है ना, या फिर द्विजगत वर्गीकरण के दो आप। ठीक है, जैसे कि अपन आगे और पढ़ेंगे त्रिजगत वर्गीकरण, है ना, चार जगत वर्गीकरण, पांच जगत वर्गीकरण, है ना, पंच जगत वर्गीकरण। इसी प्रकार से द्विजगत वर्गीकरण जो है, ध्यान से सुनना, जो केरोलस लीनियस थे, केरोलस लीनियस जो थे, इन्होंने जीव जंतुओं को दो भागों में बांटा। ठीक है, इसीलिए इन्होंने जो है क्या दी भैया, द्विजगत, द्विजगत वर्गीकरण, टू किंगडम क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं इसको, द्विजगत वर्गीकरण या फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। तो इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं, बस इन्होंने क्या किया, जीव जगत को, पूरे जीव जगत को कितने भागों में बांट दिया इन्होंने, दो भागों में बांट दिया। ठीक है, तो पूरे जीव जगत को इन्होंने दो भागों में बांट, बस इतना ही ध्यान रखना। अब दो भाग कौन कौन से थे, वही दो भाग वही है, कौन से, एक तो हो गया एनिमेलिया और एक हो गया क्या, प्लांटी। ठीक है, तो एक तो हो गया अपना प्लांटी जिसमें सारे के सारे प्लांट्स को रखा गया, और दूसरा कौन सा हो गया,
एनिमेलिया। और एनिमेलिया में सारे के सारे किसको रखा गया? एनिमेलिया के अंदर सभी सारे के सारे जंतुओं को रखा गया। पादपों को प्लांटी के अंदर रख दिया और जंतुओं को एनिमेलिया में रख दिया। तो द्विजगत प्रणाली जो है या द्विजगत क्लासिफिकेशन या द्विजगत वर्गीकरण जो है वो किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। ये ध्यान रखना है। हालांकि क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है पूछने के, लेकिन फिर भी अपने को ध्यान रखना है कि भाई द्विजगत क्लासिफिकेशन या द्विजगत वर्गीकरण जो है वो किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ही द्विनाम पद्धति के भी जनक हैं, है ना। तो द्वि द्वि यानी इनको दो से बहुत प्यार था, इनका नाम भी इन्होंने दो अक्षरों का रख दिया, है ना। और द्विजगत प्रणाली इन्होंने द्विजगत वर्गीकरण भी दे दिया और द्विनाम पद्धति भी इन्होंने दी, तो कैरोलस लीनियस ने दी, है ना। तो ये याद रखना आपको, द्विजगत जो है प्रणाली दी और जीव जगत को इन्होंने दो भागों में बांट दिया, प्लांटी और एनिमेलिया के अंदर। ये उतार लो आप, ऐसा कैसे? बस हो गया। चलो फिर देखो, अब अगर द्विजगत प्रणाली दी है तो फिर त्रिजगत भी आएगी, है ना। तो त्रिजगत जो वर्गीकरण है ना, कौन सा? त्रिजगत वर्गीकरण, ठीक है। त्रिजगत वर्गीकरण या यूं भी हम कह सकते हैं भाई थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, वैसे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन भी है। तो त्रिजगत वर्गीकरण जो है वो किसने दिया था भैया? वो दिया था अपने एक वैज्ञानिक जिनका की नाम है अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल, इन्होंने त्रिजगत वर्गीकरण दिया और इन्होंने क्या किया? संपूर्ण जीव जगत को तीन भागों में बांटा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया भैया? इन्होंने जीव जगत को, जो जीव जगत है उसको तीन भागों में बांट दिया। अब वो तीन भाग कौन से? वो तो पहले वाले दो के, वो तो वही कौन से? प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। तो पादप जगत, जंतु जगत, है ना। तो एक तो हो गया पादप जगत, जिसको अपन क्या कहते हैं? प्लांटी। तो वो का वही है, प्लांटी में सारे पेड़ पौधों को रख दिया, तो पादप जगत हो गया। दूसरा जो था इनका वो था जंतु जगत। जंतु जगत का मतलब एनिमेलिया, एनिमेलिया हो गया, ठीक है। और तीसरा जो इन्होंने नया एक जगत बनाया उसका नाम है क्या? बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वो मोनेरा है, मोनेरा नहीं, इन्होंने बनाया था प्रोटिस्टा। पहले प्रोटिस्टा को रखा, प्रोटिस्टा, ठीक है। तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव थे, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीटली अपन आगे जाकर कि कौन कौन से जीव होते हैं, इनका क्या क्या सिस्टम है, इनका सब पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस याद रखो कि कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह, है ना। तो वो उसको ये नहीं, वो बहुत ही छोटे छोटे से सूक्ष्म जीव थे तो उनको प्रोटिस्टा के अंदर रख दिए। तो इसका मतलब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन या त्रिजगत प्रणाली या तीन जगत प्रणाली भी आप कह सकते हो इसको, तीन या त्रिजगत प्रणाली या वर्गीकरण जो है वो किसने दी थी? अर्नेस्ट हैकल ने दी थी। इन्होंने पूरे जीव जगत को कितने भागों में बांट दिया? तीन भागों में। कौन कौन से? पादप जगत यानी कि प्लांटी हो गया, जंतु जगत एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। बस लिखो। हो गया। चलो अब तीन जगत आ गया है तो आगे कौन सा आएगा भैया? कौन सा आएगा? चार जगत वर्गीकरण, है ना। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, चार जगत वर्गीकरण, यानी कि आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। और चार जगत वर्गीकरण जो है ये किस वैज्ञानिक ने दिया था भैया? ये दिया था कोपलैंड। किसने? कोपलैंड, ठीक है। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संपूर्ण जीव जगत को कितने भागों में बांट दिया? चार भागों, ठीक है। अब वो चार भाग कौन कौन से? तो संपूर्ण जीव जगत जो है, इस जीव जगत को इन्होंने कितने भागों में बांटा? चार भागों में, चार भागों में बांटा। अब तीन तो हो गए वही, कौन कौन से? प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्ट। एक और ऐड कर दिया। अब कौन सा ऐड कर दिया? चलो पहले वो वाला लिख लेते हैं। एक तो है अपने पास में पादप जगत, जिसमें सारे पादपों को रखा गया है, ठीक है। फिर इसको अपन कहते हैं प्लांटी, ठीक है। फिर आता है अपना कौन सा? जंतु जगत। और जंतु जगत यानी कि कौन सा हो गया अपना? एनिमेलिया, ठीक है। एक एक बढ़ाते जाना है और कुछ नहीं करना, एक एक बढ़ाते जाना है। एनिमेलिया हो गया। और उसके बाद में अपने पास में तीसरा कौन सा था? प्रोटिस्टा था ना, प्रोटिस्टा वो का वही है। अब जो नया ऐड किया इन्होंने वो किया मोनेरा, मोनेरा, है ना। कुछ अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया,
आपने नाम सुना होगा जीवाणु का, सारे जीवाणु को उसमें भर दिया, पुराने हो नए बैक्टीरिया हो, जैसे भी बैक्टीरिया हो वो सारे मोनेरा के अंदर भर दिए उन्होंने, अलग ही प्रकार, है ना। तो मोनेरा के अंदर सारे बैक्टीरिया को भर दिया, प्रोटिस्टा में कुछ और सूक्ष्म जीवों को रख दिया, जंतु जगत में सारे जंतुओं को रख दिया, बड़े बड़े जंतुओं को, और पादप जगत के अंदर सारे पादपों को रख दिया। ये 4 जगत प्रणाली हो गई, और ये किसने दी थी? कॉपलेट। ओके, चलो अब 4 जगत वर्गीकरण आ गया है, तो अब कौन सा आएगा? 5 जगत वर्गीकरण, ये जिसे अपन क्या कहते हैं? पंच जगत वर्गीकरण। ठीक है, अब हम बात करते हैं पंच जगत वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे वर्गीकरण की पंच जगत प्रणाली। क्या हेडिंग लगाएंगे? ये इंपॉर्टेंट है भैया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लेना। अगर इस टॉपिक से या इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन बनेगा तो इससे बनने की 99.99% संभावनाएं हैं। आप 11th के एग्जाम में तो होता ही है, बनता ही है क्वेश्चन नॉर्मली, लेकिन नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। तो वर्गीकरण की पंच जगत प्रणाली, वर्गीकरण की पंच जगत प्रणाली। ठीक है, ये आपको सबसे पहले हेडिंग लगानी, वर्गीकरण की पंच जगत प्रणाली, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो अपन ने प्रणालियां पढ़ी है ना, वो भी कोई एरी गेरी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही फुद्दू टाइप है, लेकिन हाँ उसमें से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, बनते ही नहीं है ज्यादातर। क्वेश्चन आपके बनेगा तो यहाँ से बनेगा, वर्गीकरण की पंच जगत प्रणाली से। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इस संपूर्ण जीव जगत को, है ना, कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। ठीक है, पूरी दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उनको 5 भागों में बांटा, लेकिन बांटा किसने? यानी कि हम बात करेंगे इसके जनक कि भैया इसका जनक कौन है। वेरी गुड, तो इसका जो जनक है वो कौन है भैया? RHB टेकर, RHB टेकर। ठीक है, RHB टेकर, पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर। ठीक है, पूरा वैसे तो नाम कोई पूछता नहीं है, RH व्हिटेकर लिखाएगा, पर अपने को क्या पढ़ लेते हैं, इसका पूरा नाम है रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर। ठीक है, रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर। कब इन्होंने ऐसा किया, यानी कि कब इन्होंने पंच जगत प्रणाली दी? तो इन्होंने दी थी 1969 यानी 1969 के अंदर पंच जगत प्रणाली का वर्गीकरण इन्होंने किया था, यानी संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में इन्होंने बांटा था। ठीक है ना, तो जनक कौन हो गए? RH व्हिटेकर। लेकिन अगर हम बात करें कि इन्होंने किस आधार पर, क्या आधार था, किस आधार पर, जैसे अरस्तु की बात की थी अपन ने, अरस्तु ने पेड़ पौधों को लंबाई के आधार पर बांटा, जैसे कि शाख हो गया, जाड़ी, तो वो लंबाई के आधार पर कि सबसे छोटे हैं तो शाख है, तो आधार क्या था उसका? लंबाई था। और अगर जंतु जगत की बात करें तो अरस्तु ने जंतु जगत को किसके आधार पर? रक्त के कलर के आधार पर बांटा था। तो इसका क्या आधार रहा? इन्होंने किस आधार पे 5 जगत बनाए, इन्होंने जीव जंतु के 5 जगत किस आधार पर बनाए? तो सबसे पहले हम बात करते हैं आधार की, तो किस आधार पर बनाए इन्होंने? तो आधार क्या क्या था, देखो ध्यान से देखना। आधार एक तो है कोशिकीय संरचना, पहला क्या हो गया अपने पास में? कोशिकीय संरचना, यानी कि उसकी जो कोशिका है उसकी संरचना किस प्रकार की है, उसकी जो कोशिका है, कोशिका की संरचना किस प्रकार की है, किस प्रकार की कोशिका है वो। अभी बात बताऊंगी मैं आपको कि कोशिका जो है वो, हम बात करें विकास के आधार पर, वो 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो ये जो 5 जगत थे उनमें से पांचों जगत में से किस जगत की कौन सी कोशिका, या कौन सी जगत में कौन सी कोशिका है ना, जैसे मान लो मोनेरा है तो मोनेरा में कौन सी कोशिका आती है ना, या इसके जो जीव जंतु जो होते हैं वो किस कोशिका से बने होते हैं, या इनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, बाकी जो अलग है बहुत सारे, है ना, अभी पढ़ेंगे अपन 500 जगत, तो उनमें कौन सी कोशिका होती है। तो सबसे पहले तो इन्होंने किसके आधार पर बांटा? इन्होंने कोशिकीय संरचना के आधार पर। ठीक है, इसके अलावा पोषण के आधार पर, पोषण जानते हो, पोषण यानी भोजन, किस प्रकार का वो भोजन करते हैं, खाना किस टाइप का खाते हैं, किसी से मांग के लेते हैं कि खुद ही बनाते हैं, है कि नहीं, तो पोषण के आधार पर। ठीक है, इसके अलावा शारीरिक संरचना के आधार पर, शारीरिक संरचना का मतलब भैया उनका जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है, कैसे बना हुआ है? भाई हमारा शरीर तो कोशिका से मिलकर बना है, कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है, उत्तक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंगतंत्र बनाते हैं, अंगतंत्र मिलकर पूरा शरीर बनाते हैं। तो हमारे शरीर में तो अंगतंत्र भी है, सब कुछ है हमारे में, कोशिकाएं भी हैं, उत्तक भी है, सब कुछ है। तो बाकी जो 5 जगत हैं, है ना, हमारे अलावा जो 4 जगत और भी है ना, तो उनमें किस प्रकार का संगठन है?
हम एनिमेलिया के हैं ना, हम एनिमेलिया में रखे गए ना, हम जंतु ही है ना, पादप तो है नहीं। तो बाकी जो है, बाकी जीव, उनका शरीर कैसे बना हुआ है? वो कोशिकीय प्रकार का है या उत्तक प्रकार का है या अंग है, अंगतंत्र है, किस प्रकार का है उनमें शरीर? वो उसके आधार पर बांटा गया। इसके अलावा जनन, नेक्स्ट जो आता है अपना, है ना, जनन कैसा होता है उसके अंदर, यानी कि जनन यानी रिप्रोडक्शन, बच्चे कैसे पैदा होते हैं उनमें, किस विधि के द्वारा? जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, है ना। तो लैंगिक होगा कि अलैंगिक जनन होगा, ठीक है। इसके अलावा अपने पास में जनन हो गया। इसके अलावा और क्या क्या पोषण की प्रक्रिया हुई है। जाति वृत्तीय संबंध, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जाति वृत्तीय संबंध इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे तो लिख लो, ऐसे लिख लो, एक दूसरे के साथ में क्या, किस जाति के साथ में क्या संपर्क है, इनके बीच के योजक कड़ियां वगैरह, वैसे इस आधार को अपन इसमें पढ़ेंगे तो नहीं, बस लिखना है, ठीक है। तो इन इन ये आधार रहा, यानी कोशिकीय संरचना, पोषण, शारीरिक संरचना, जनन, जाति वृत्तीय संबंध, इनके आधार पर इन्होंने 5 जगत बनाए। अभी कैसे आधार, ये कैसे है आधार, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लेकिन इनको उतार लो अभी आप, ऐसे लिख लेना, पोषण की क्रिया प्रक्रिया, पोषण की प्रक्रिया। तो पहले आप ये जनक वगैरह लिख लो, आधार वगैरह लिख लो। चलो देखो, पंच जगत प्रणाली पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कोशिका के बारे में, वो जानना बहुत जरूरी है ना। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। विकास की बात करें अगर, विकास के आधार पर, तो विकास के आधार पर जो कोशिका होती है ना, कोशिका जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार, 2 प्रकार की होती है कोशिका। कौन कौन से 2 प्रकार भैया? तो ध्यान से देखो, एक तो होती है कोशिका पहली नंबर की, जिसे अपन कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। कई बार आपने नाम भी सुना होगा और बार बार में आता भी रहता है भैया इसमें कौन सी कोशिका है, ये प्रोकैरियोटिक है, ये यूकैरियोटिक है, ठीक है। एक तो होती है कोशिका प्रोकैरियोटिक, और दूसरी जो कोशिका होती है वो होती है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका, 2 प्रकार की कोशिका, ठीक है। मैंने कहा कि विकास के आधार पर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक तो है प्रोकैरियोटिक और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। अब आपको इनके नाम में इनका अर्थ छुपा हुआ है वो देखना है। जैसे कि हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो प्रोकैरियोटिक जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो शब्द है इसके अंदर क्या, प्रो, और एक है कैरियोटिक, है ना। 2 शब्द है ना इसके अंदर, एक तो है प्रो और एक ही क्या है इसके अंदर, कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है पुराना, क्या होता है? पुराना। प्रो का मतलब पुराना। और जो कैरियोटिक शब्द है वो कैरियोन से बना हुआ है, किससे? कैरियोन शब्द से बना हुआ है। और इस कैरियोन का अर्थ क्या होता है भैया? इस कैरियोन का अर्थ होता है केंद्रक। क्या क्या अर्थ होता है? केंद्रक, ठीक है। मतलब इस प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो केंद्रक होगा वो किस प्रकार का होगा? पुराने टाइप का होगा। कैसे होगा अभी बताओ, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिका भी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यूकैरियोटिक शब्द कैसे? एक तो है यू और दूसरा क्या हो गया? कैरियोटिक, ठीक है। अब यू का मतलब क्या होता है भैया? यू का मतलब होता है नया, और कैरियोटिक कैरियोन से बना हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है? केंद्र। यानी कि इसका जो केंद्रक है वो किस प्रकार का है? वो नए प्रकार का है, नया है। और ध्यान से सुन लेना, जब इस पृथ्वी के ऊपर कोई कोशिका नहीं थी, कोई जीव नहीं था, तब सबसे पहले जो कोशिका बनी थी वो कौन सी बनी थी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। धीरे धीरे विकास होता गया, विकास होता गया, और कौन सी कोशिका बनी? नई वाली जो है यूकैरियोटिक। इसका मतलब सबसे पुरानी कोशिका कौन सी होगी? प्रोकैरियोटिक कोशिका हुई। सबसे पुरानी कोशिका प्रोकैरियोटिक है। तो जो सबसे पुरानी है, अगर मान लो कोई कोशिका सबसे पुरानी चीज है, तो क्या उसके अंदर बहुत सारी चीजें होगी क्या? नई नई चीजें होगी क्या? नहीं, यानी कि उसके अंदर कम से कम सामान होगा। पुरानी है ना, तो कम से कम चीजें होगी उसके अंदर। और जो नई है उसमें सारी अलग, सबसे ज्यादा वेराइटी जो होगी, यानी सबसे ज्यादा जो चीजें, जो भी कोशिकांग वगैरह होंगे, जो भी चीजें ज्यादा से ज्यादा होगी वो किसमें होगी? यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। अब अगर हम बात करें कोशिका की, तो देखो कोशिका की अगर संरचना की बात की जाए तो आप जानते हो कि एक कोशिका जो होती है, एक कोशिका की संरचना में हम जानते हैं कि किस प्रकार की ये कोशिका होती है। तो जैसे ये मान लीजिए ये एक कोशिका है,
ये इसकी क्या हो गई, ये कोशिका की झिल्ली हो गई, ये कोशिका की झिल्ली हो गई। इस कोशिका की झिल्ली के अंदर अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक केंद्रक जो है इस प्रकार से केंद्रक होता है, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा नाम लिख लेती हूँ मैं इसके साथ साथ में, देखो ये हो गया एक कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली, ठीक है। और ये इसका क्या हो गया, केंद्रक हो गया। एक नॉर्मली कोशिका की बात कर रहे हैं, ये केंद्रक हो गया। इस केंद्रक के अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो इस केंद्रक के अंदर एक तो आपको देखने को मिलेगा क्या, एक तो केंद्रिका देखने को मिलेगी आपको, एक तो मिलेगी आपको केंद्रिका देखने को। इसके अलावा इसमें खूब सारा क्या भरा रहेगा, केंद्रक द्रव्य भरा रहेगा, केंद्रक द्रव्य, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर क्रोमेटिन जाल भी आपको देखने को मिलेगा, क्रोमेटिन जाल। ये एक केंद्रक की संरचना होती है, इसमें क्या क्या चीजें होती है, बाहर की ओर ये जो है ये केंद्रक झिल्ली है, बाहर की ओर जो ना कवर करके, जैसे कोशिका झिल्ली होती है वैसे केंद्रक झिल्ली होती है। केंद्रक झिल्ली के अंदर क्या होती है, केंद्रिका होती है। और केंद्रिका के अलावा इसमें और क्या होता है, क्रोमेटिन जाल। क्रोमेटिन जाल क्या होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन के टाइम पे, है ना, अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो उस समय जब गुणसूत्र का निर्माण, हम कहते हैं ना गुणसूत्र होते हैं हमारी कोशिकाओं में, तो गुणसूत्र जो बनते हैं ना वो किससे बनते हैं, क्रोमेटिन जाल से बनते हैं। तो क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। इसके अलावा केंद्रक द्रव्य इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गई एक केंद्रक की संरचना। इसके अलावा इस कोशिका में और क्या क्या चीजें होगी, इसके अलावा इस कोशिका में बहुत सारा एक तो क्या भरा रहेगा, कोशिका द्रव्य, क्या भरा रहेगा, कोशिका द्रव्य। और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर अलग अलग प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नामक कोशिकांग होगा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुना होगा, एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, हमारी कोशिका का शक्ति ग्रह होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको क्या मिलेंगे, राइबोसोम मिलेगा, राइबोसोम है ना, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक तो होता है 70S प्रकार का और एक होता है 80S प्रकार का। अभी बताऊंगी कि 70S किस में होता है, 80S किस में होता है। तो राइबोसोम खुद दो प्रकार का होता है, 70S और 80S प्रकार का। इसके अलावा आपको इस केंद्रक के चारों तरफ, इस केंद्रक के चारों तरफ आपको कुछ और भी संरचनाएं देखने को मिलेगी, जैसे कि आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसके चारों तरफ इस प्रकार से कुछ नलिकाकार संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी, है ना। ये कौन है, ये अंतःप्रदवी जालिकाएं, अंतःप्रदवी जालिका जिसे अपन क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये तो हो गई ईआर, ठीक है। ये कौन हो गए, ये हो गए माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये कौन हो गया, राइबोसोम हो गया। इसके अलावा आपको छोटी छोटी क्या मिलेगी, यहाँ पर रिक्तिकाएं मिलेगी, क्या मिलेगी, रिक्तिकाएं मिलेगी। और भी कोशिका वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इन चीजों को, है ना। रिक्तिकाएं मिलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया। इसके अलावा लाइसोसोम भी मिलता है, आपको पता है लाइसोसोम, लाइसोसोम के बारे में अगर आपने पढ़ रखा हो तो लाइसोसोम क्या होता है, आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली, ये भी एक प्रकार का कोशिकांग है ना। तो इसके अलावा लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम काम क्या करता है, लाइसोसोम फटी कटी कोशिकाएं, मृत कोशिकाएं, इनका पाचन करने का काम करता है। इसके अंदर जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, है ना, जो कि जैसे मान लो कोई कोशिका मर गई तो उसका पाचन करेगा, वो ऐसे पड़ी है कोई काम की है नहीं तो उसका पाचन करने का काम करेगा। या फिर मान लो कि कोई डैमेज सेल है जिसकी मरम्मत नहीं हो सकती, उसको मारने का काम करेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ये कोशिका फटती है, सॉरी ये लाइसोसोम जब फटता है तो लाइसोसोम से एंजाइम जो निकलेंगे, यानी जल अपघटनीय एंजाइम इसमें पाए जाते हैं ना, वो जल अपघटनीय एंजाइम जब निकलेंगे तो इस कोशिका का ही क्या कर देंगे, पाचन कर देंगे। तो इसीलिए लाइसोसोम को अपन क्या कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, रिक्तिकाएं हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, अंतःप्रदवी जालिकाएं हो गई, केंद्रक हो गया। इस प्रकार से और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे सूक्ष्मकाय वगैरह भी होती है ना। इसके अलावा आपने देखा होगा हरित लवक भी पाया जाता है। अगर प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है ना, तो इसके अंदर हरित लवक भी पाया जाता है। हरित लवक का मतलब क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इसमें हरित लवक भी पाया जाता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का कोशिकांग है, ठीक है। मैं एक काम करूँ, बहुत सारे जितने भी कोशिकांग है ना वो सारे के सारे इसमें भर रही हूँ। मैं प्लांट सेल और एनिमल सेल को अलग अलग नहीं कर रही हूँ। अगर ये एनिमल सेल है, जंतु कोशिका है, तो आपको पता है हरित लवक इसमें नहीं पाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी संरचनाएं होती है, जैसे तारककाय, तारककाय तारे की आकृति जैसी संरचना होती है ना, ये तारककाय प्लांट सेल में नहीं होता है, पादप कोशिका में नहीं होता, जंतु कोशिका में होता है। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं सभी अभी इसमें भर रही हूँ। तो एक कोशिका की संरचना कुछ इस प्रकार की आपको देखने को मिलती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। और अगर ये प्लांट सेल है, पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका के बाहर की तरफ आपको पता है एक और संरचना आपको एक देखने को मिलती है ना, क्या देखने को मिलती है, कोशिका भित्ति, है ना। तो एक और चीज आपको देखने को मिलती है, वो है
कोशिका भित्ति, तो आपको कोशिका भित्ति भी इसके बाहर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन एक इस टाइप की कोशिका होती है। अब हम बात कर रहे थे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका की। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है, ध्यान से देखना। आज हम इसी की बात करेंगे पहले कि एक तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। एक तो है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी अपने पास में है कौन सी, यूकैरियोटिक कोशिका। दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से सुनना। देखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका मैंने बताया था आपको किस प्रकार की कोशिका है, पुराने प्रकार की है कि नहीं है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है वो किस टाइप की है, थोड़ी पुराने टाइप की है। तो पुराने टाइप की है तो भैया इसके अंदर जो केंद्रक होगा, देखना ध्यान से सुनना, इसके अंदर किस प्रकार का केंद्रक होगा, इसमें केंद्रक जो होगा वो सुविकसित प्रकार का नहीं होगा, पूरी तरह से डेवलप केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। पूरी तरह से डेवलप केंद्रक नहीं पाया जाता है कि इसका क्या मतलब है भैया, तो इसमें केंद्रक झिल्ली जो होती है ना, केंद्रक झिल्ली वो नहीं पाई जाती। केंद्रक झिल्ली क्या होती है, अनुपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती इसमें, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें केंद्रिका की, तो केंद्रिका भी इसमें नहीं पाई जाती, यानी ये भी केंद्रिका भी क्या होती है, अनुपस्थित होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें सारे के सारे झिल्ली युक्त जो कोशिकांग है ना, झिल्ली युक्त कोशिकांग, झिल्ली युक्त कोशिकांग वो सारे के सारे क्या होंगे, अनुपस्थित। मैंने क्या कहा, पुरानी है तो सब कुछ अनुपस्थित कर दो, सारी चीजें अनुपस्थित कर दो, कुछ ही चीजें होगी इसमें, बहुत सारी चीजें होती नहीं। पुरानी है ना, पुरानी में इतने सारी चीजें क्यों होंगी, नई में होगी जो भी होगी, जो है ना। तो झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होगी, है ना, अंतःप्रद्रवी जालिका हो गई, हरित लवक हो गया, तारक काय हो गई, जितने भी कोशिकांग है वो सारे के सारे अनुपस्थित होते हैं। लेकिन एक कोशिकांग इसमें पाया जाता है, वो है कौन सा, अपना राइबोसोम। क्योंकि राइबोसोम जो होता है ना, राइबोसोम कोशिका, राइबोसोम जो है उसके चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, झिल्ली आबद्ध कोशिकांग नहीं है, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है, इसमें कोई झिल्ली है ही नहीं, झिल्ली रहित कोशिकांग है, इसलिए राइबोसोम इसमें भी पाया जाता है। क्योंकि राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण, और प्रोटीन कोशिका की वृद्धि के लिए चाहिए। तो ये भले ही एक कोशिका हो या कैसी भी कोशिका हो, लेकिन इसकी वृद्धि तो चाहिए ना, विकास तो चाहिए ना, तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करेगा। अब लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि राइबोसोम इसमें किस प्रकार का होगा। मैंने बताया था आपको राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक तो होता है 70S प्रकार का और एक होता है 80S प्रकार का। तो इसके अंदर किस प्रकार का राइबोसोम होता है भैया, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। किसमें किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ जो है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में ध्यान होनी चाहिए। और भी बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखो। हाँ, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो आकार में छोटी होती है, ये थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो सारी चीजें उपस्थित कर दो। यानी कि हम बात करें केंद्रक झिल्ली की, तो केंद्रक झिल्ली भी क्या होगी, इसमें उपस्थित होगी, ठीक है। इसमें इसके अलावा केंद्रिका जो होगी, केंद्रिका भी क्या होगी, उपस्थित होगी, ठीक है। इसमें सारे के सारे जो झिल्ली आबद्ध कोशिकांग है वो भी क्या होंगे, सभी झिल्ली आबद्ध कोशिकांग भी उपस्थित होंगे, है ना। झिल्ली आबद्ध कोशिकांग भी क्या होंगे, उपस्थित होंगे, ठीक है। इसके अलावा राइबोसोम तो होगा ही होगा, ये कहाँ जाएगा बेचारा, राइबोसोम होगा तो सही, लेकिन कौन से प्रकार का, 80S प्रकार का, 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये दोनों हो गए अंतर। अब सोचो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर केंद्रक झिल्ली नहीं है तो इसके अंदर का सारा मैटर कहाँ आएगा, बाहर आएगा कि नहीं आएगा। अब इधर देखो, देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका की मैं बात कर रही थी, तो जैसे ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है ना, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका झिल्ली है, और इस कोशिका झिल्ली के अंदर भरा हुआ है सारा का सारा कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य, ठीक है, ये कोशिका द्रव्य। और इसके अंदर एक और संरचना बैठी है जिसका नाम है केंद्रक। लेकिन केंद्रक जो होता है ना, देखो केंद्रक के अंदर क्या क्या होता है, एक तो केंद्रक झिल्ली होती है, एक केंद्रिका होती है ना, और एक क्या होता है भैया, क्रोमेटिन जाल होता है, ये क्रोमेटिन जाल है। और इसके अलावा इसके अंदर क्या भरा रहेगा, इसके अंदर केंद्रक द्रव्य भरा रहेगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें क्या नहीं होता है, एक तो केंद्रक झिल्ली नहीं होती और एक केंद्रिका नहीं होती है। अगर केंद्रक झिल्ली नहीं है तो सारा का सारा मैटर कहाँ पर आ गया है, कोशिका द्रव्य में। यानी कि केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं होती है तो इसका जो भी
जो भी मैटर होता है ना, केंद्रक का अंदर का जो भी मैटर होता है, गुणसूत्र हो गए या क्रोमेटिन जाल हो गया, केंद्रक द्रव्य हो गया, वो सब कहाँ पर आ जाएगा? इस कोशिका के अंदर, यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर आ जाता है। ये आपको ध्यान में रखनी है। ये सारी चीजें मैंने इसलिए बताई है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे जब पंच जगत प्रणाली, तो पंच जगत प्रणाली में हमें वर्गीकरण जब करेंगे कि भाई 5 भागों में बांट दिया, तो अभी हमने आधार पढ़ा था ना कि भाई आधार क्या लिया इन्होंने, तो हमने कहा था ना कि कोशिकीय संरचना, तो हमें देखना पड़ेगा कि 5 जगत जो है उसमें से किस जगत में कौन सी कोशिका है। जैसे मोनेरा में कौन सी कोशिका है, प्रोटिस्टा में कौन सी कोशिका है, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इन सभी में कौन कौन सी कोशिका है, तो वो अपने को देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे किसकी? पंच जगत प्रणाली की। तो पंच जगत प्रणाली के अंदर आरएचबी टेकर ने संपूर्ण जीव जगत को कितने भागों में बांटा? इन्होंने 5 भागों में बांटा। संपूर्ण जीव जगत को इन्होंने 5 भागों में इन्होंने क्या कर दिया? बांट दिया। ठीक है, 5 भागों में इन्होंने बांट। 5 भाग कौन कौन से थे? देखना, ध्यान से देखना। पहला भाग जिसे अपन कहते हैं मोनेरा, क्या कहते हैं? मोनेरा। ठीक है, पहला जगत कौन सा था? मोनेरा। दूसरी जगत की बात करें हम, तो दूसरा जो जगत था वो कौन सा था? प्रोटिस्टा। मोनेरा, प्रोटिस्टा। तीसरा जो इसका जगत था, तीसरा जगत कौन सा था भैया? फंजाई। क्या था? फंजाई। ठीक है, चौथा जो जगत था इसका, चौथा जगत का नाम क्या है? प्लांटी। चौथा जगत क्या है भैया? प्लांटी। प्लांटी। और लास्ट जो जगत बचा है इसका, वो कौन हो गया? एनीमेलिया। एनी, दिख रहा है ये? एनीमेलिया। तो 5 जगत में इन्होंने बांट, हाँ दिख रहा है, 5 जगत में इन्होंने जीव जगत को बांट दिया। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। समझ में आया की बात? ठीक है, मेरा पूरा घूम गया इसमें चारों तरफ। जीव जगत को 5 भागों में इन्होंने बांट दिया। ठीक है, अब अपने को पढ़ना है कि मोनेरा में कौन सी कोशिका होती है, ये किस प्रकार का भोजन करता है, इसमें जनन किस प्रकार का होता है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। और सभी में से क्वेश्चन ये भी आता है भाई, किसी में अगर मान लो कोशिका भित्ति है, तो कोशिका भित्ति किसकी भी नहीं होती। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है फंजाई के बारे में कि फंजाई की कोशिका भित्ति किसकी भी नहीं होती, है ना। तो बाकी सब तो आपने उतार लिया। अब आपने कहाँ तक उतार लिया? यार मैं इसको पढ़ाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। अपने पास में 20 मिनट है वैसे तो, क्या पढ़ा दूं? तो ये तो हो गया अपने नाम। अच्छा एक काम करते हैं, उसको क्या करें, बाद में पढ़े या अभी पूरा कंप्लीट ही करवा दो, पूरी सारणी वारणी करवा दो? टाइम बहुत लग जाएगा इसमें बस। या फिर एक काम करते हैं, जनन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि अपन पढ़ेंगे ना कि भाई जनन जो होता है इसमें लैंगिक होता है कि अलैंगिक होता है। थोड़ा जनन के बारे में देख लेते हैं। देखो, जनन की अगर हम बात करें, जनन यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिप्रोडक्शन, है ना। जनन की बात करें, रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जनन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी पढ़ेंगे कि इसमें से जनन कौन सा होता है, इनमें निषेचन होता है कि लैंगिक होता है, लैंगिक जनन में निषेचन होता है ना, अलैंगिक जनन होता है, संयुग्मन विधि द्वारा होता है, किस विधि द्वारा होता है। तो इसलिए बता रही हूँ कि जनन जो होता है ना यहाँ पर, तो जनन क्या होता है? जनन को इंग्लिश में कहा जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो होता है री और एक है प्रोडक्शन। एक तो है री और दूसरा है प्रोडक्शन। री का मतलब होता है पुनः, क्या होता है? पुनः या फिर से। री का मतलब पुनः या फिर से। और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पन्न करना। क्या होता है? उत्पन्न करना। ठीक है, यानी कि नई चीज पैदा करना, फिर से उत्पन्न करना। अब उत्पन्न क्या करना भैया? हम पढ़ रहे हैं जीव के बारे में। तो जीव क्या? जीव का एक प्रमुख लक्षण होता है, इसका नाम है जनन।
और जनन का अर्थ क्या होता है कि जब कोई जीव अपने जैसा नया जीव पैदा करता है, जब कोई जीव अपने समान एक नया जीव पैदा करता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। अभी मैंने कहा कि अपने समान का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मान लो कि जो गाय है तो गाय का बच्चा जो होगा वो कैसा होगा, गाय जैसा ही होगा ना, या गाय का बच्चा कुत्ते जैसा होगा या चींटी जैसा होगा, नहीं होगा ना। ठीक है, अगर मैं बात करूं हिरण, तो हिरण का बच्चा कौन होगा, हिरण ही होगा ना। ठीक है, या लड़का तो पैदा नहीं हो जाएगा, मानव तो पैदा नहीं हो जाएगा, या शेर का बच्चा तो नहीं हो जाएगा। अगर मैं बात करूं मानव की, तो मानव का जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, मनुष्य जैसा, यानी कि मानव ही होगा, है ना। ठीक है, तो जनन का मतलब कि जीव के द्वारा अपने समान नया जीव पैदा करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अब ये बात करें जनन की, तो जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कैसा होता है, मेनली जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है लैंगिक जनन, ठीक है, एक तो क्या होता है, लैंगिक जनन, और दूसरा जो होता है वो होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, अब हम बात करें लैंगिक जनन की, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक जनन को इंग्लिश में कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो लैंगिक जनन की अगर हम बात करें, तो लैंगिक जनन की दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वो दो चीजें क्या है, एक तो इसके अंदर क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं, यानी कि युग्मक निर्माण होता है। एक तो इसमें क्या होता है, युग्मक निर्माण, और दूसरा क्या होता है कि जब युग्मक बन जाते हैं तो उन युग्मकों के बीच में क्या होती है, निषेचन की प्रक्रिया, यानी कि इनमें क्या होता है, निषेचन होता है। ठीक है, और दोनों ही चीजें इसमें नहीं होती है, अलैंगिक जनन में नहीं होती है। अब आप कहोगे कि युग्मक क्या होता है, निषेचन क्या होता है, तो सुनो ध्यान से। देखो, जैसे कि अगर हम बात करें एक मेल एंड फीमेल की, एक बात करते हैं अपन, एक तो होता है लड़का, है ना, एक तो क्या होता है, लड़का होता है, ये मान लो ये नर है, ठीक है, और एक हम बात करते हैं एक फीमेल की, है ना, ये है मान लो मादा है। नर और मादा दो जीव जरूरी होते हैं लैंगिक जनन के लिए। ये हो गया नर और ये हो गई मादा। इनमें होता क्या है कि अगर इनको बच्चा पैदा करना है, लैंगिक जनन करने वाले जीवों की बात कर रहे हैं, जैसे मनुष्य की बात करते हैं, इनको बच्चा पैदा करना है तो उनमें होता क्या है कि जो नर होता है, नर के अंदर भी एक स्पेशल प्रकार की कोशिका बनती है जो कि जनन में भाग लेती है, और मादा के अंदर भी एक स्पेशल प्रकार की कोशिका बनती है जो कि जनन में भाग लेती है। नर के अंदर जो बनता है उसे अपन नर युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नर युग्मक कहते हैं। नर के अंदर जो युग्मक बनता है ना, इसको अपन कहते हैं नर युग्मक, नर युग्मक। और जो मादा के अंदर जो कोशिका बनती है स्पेशल प्रकार की जो कि जनन में भाग लेगी, उसे अपन क्या कहेंगे, मादा युग्मक, मादा युग्मक। अब नर युग्मक जो होता है ना, इसको हम स्पेशली अगर मेल की जैसे बात करें, अगर हम मनुष्य की बात करें, तो इसमें कहा जाता है शुक्राणु। क्या कहा जाता है, शुक्राणु। प्लांट्स के अंदर शुक्राणु नहीं बोलेंगे इनको, लेकिन मनुष्य की बात करें तो उसमें शुक्राणु कहा जाएगा। शुक्राणु क्या है तो नर युग्मक ही ना, है तो युग्मक ही ना। युग्मक दो प्रकार का हो सकता है, या तो अगर वो लड़की में बन रहा है तो उसको मादा युग्मक कहेंगे, अगर वो लड़के में बन रहा है तो उसको नर युग्मक कहेंगे। ठीक है, तो नर युग्मक जो होता है जैसे हो गया कौन सा, अपना शुक्राणु। ठीक है, अगर हम बात करें फीमेल की, फीमेल के अंदर जो मादा युग्मक बनता है उसे अपन क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु के इस प्रकार का कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पूंछ होती है इसके अंदर, और अंडाणु में कोई पूंछ नहीं होती, बेचारा अचल प्रकार का होता है इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या होता है, अब आगे जाकर इन दोनों में क्या होता है, मिलाप होता है, यानी कि ये दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं, यानी शुक्राणु और अंडाणु क्या होते हैं, मिलते हैं। इस मिलने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। मिलने की इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। निषेचन को इंग्लिश में कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। ये दोनों बनेंगे तभी तो मिलेंगे, है ना, और जब मिलेंगे तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। निषेचन से एक स्पेशल प्रकार की कोशिका का निर्माण होता है, और इस कोशिका को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं युग्मनज। युग्मनज यानी कि जाइगोट, है ना, युग्मनज यानी कि जाइगोट। इसी जाइगोट से आगे जाकर किसका निर्माण होगा, इसी जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होगा, और भ्रूण से जो है शिशु बनेगा, यानी कि नया जीव पैदा हो जाएगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई है, ये किसकी है, लैंगिक जनन की। ये जो मैंने आपको इतनी सारी जो प्रोसेस बताई है ना, वो सारी की सारी है लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं, समझ में आया क्या, जिसमें युग्मक का निर्माण होगा, है ना,
जिसमें क्या होगा, नर और मादा में युग्मक बनेंगे और दोनों ही युग्मक क्या होंगे, मिलेंगे। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन से आगे जाकर युग्मनज बनेगा, युग्मनज से आगे जाकर क्या होगा, भ्रूण का निर्माण, और भ्रूण से क्या बनेगा, नया शिशु का निर्माण हो जाएगा। ये हो गया लैंगिक जनन। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन के बारे में देखो, अलैंगिक जनन में ना तो युग्मक बनते हैं और ना ही निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो फिर क्या होता है, तो फिर एक ही जीव से नया जीव बन जाता है, एक ही जीव से डायरेक्ट नया जीव बनेगा। अब इसमें अगर हम बात करें लैंगिक जनन में, तो 2 जीवों की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? अभी वो कहा ना अपन ने कि शुक्राणु जो है वो नर में बनेगा, अंडाणु मादा में बनेगा, तो 2 जनक की जरूरत होती है। इसमें 2 जनक की जरूरत नहीं होती, इसमें केवल और केवल एक ही जनक काफी होता है। जनक का मतलब जानते हो? जनक का मतलब जो जन्म देता है ना? जो माता पिता होते हैं ना वो जनक होते हैं, और जो बच्चे होते हैं ना जो जन्म लेते हैं उनको अपन कहते हैं संतति। ठीक है, तो इसमें केवल एक ही जनक की जरूरत होती है, एक ही जनक से नया जीव बन जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो अमीबा हो गया, ये अमीबा हो गया है ना, इसका आकार कोई फिक्स होता नहीं, ये अमीबा हो गया। तो ये अगर मान लो बीच में से टूट जाए तो ये 2 अमीबा बना देगा, है ना? तो बताओ यहाँ पर जनक कितने हैं, एक ही था, एक ही जनक से कितने जीव बन गए, 2 जीव बन गए। तो इसे अपन कहते हैं अलैंगिक जनन। क्या यहाँ पर युग्मक बने क्या? नहीं बने। क्या निषेचन हुआ क्या? नहीं, डायरेक्ट एक जीव से नया जीव बन गया। जैसे और एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो जैसे आपने सुना होगा हाइड्रा का नाम, हाइड्रा में, है ना, हाइड्रा के अंदर कौन सा पाया जाता है, अलैंगिक जनन, मुकुलन पाया जाता है। तो उसमें होता क्या है कि हाइड्रा जो होता है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसमें 4th चैप्टर में। जो हाइड्रा होता है, इस हाइड्रा के अंदर होता क्या है कि ये हाइड्रा है, इस हाइड्रा में सबसे पहले तो एक छोटा सा उभार बनता है यहाँ पर, है ना, एक छोटा सा उभार बनता है, और वो उभार बड़ा होता जाता है, और जब ये पूरी तरह से विकसित उभार बन जाता है, यानी कि पूरी तरह से विकसित हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब ये यहाँ से टूट जाता है और ये जनक की कोशिका से अलग हो जाता है और एक नया जीव के रूप में ये विकसित हो जाता है। तो यहाँ पर भी कोई युग्मक नहीं बना, कोई निषेचन नहीं हुआ, डायरेक्ट एक जीव से क्या बन गया, नया जीव बन गया। तो ये होता है अलैंगिक जनन। ये सारी चीजें बताने का उद्देश्य ये था ताकि आप, जब हम यहाँ पर पंच जगत प्रणाली पढ़े, है ना, पंच जगत प्रणाली जब हम पढ़े, तब हमें ये पता होना चाहिए। बस यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि इसमें लैंगिक जनन होता है, इसमें अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें यूकैरियोटिक कोशिका, डायरेक्ट बताऊंगी। अब वापस एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा मुझे, है ना, हर एक कोशिका के अंदर एक बार बता दिया, काम खत्म। ठीक है, सभी के अंदर अपने को बस डायरेक्ट मैं बताऊंगी कि इसमें ये कोशिका होती है, इसमें वो कोशिका होती है। ठीक है, एक रह गया अपना पोषण, है ना, एक अपने पास में एक चीज और आती है, पोषण। तो खाली पेज तो है नहीं, चलो इसी पे लिख लेती हूँ। तो एक चीज अपने पास में आती है पोषण। देखो, पोषण के आधार पर भी जीव जो होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्वपोषी, है ना, और दूसरा होता है अपने पास में परपोषी, या फिर हाँ, एक आप ये भी लिख सकते हो बिल्कुल, विषमपोषी। ठीक है, विषमपोषी लिख लेती हूँ, विषमपोषी। ठीक है, 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक तो है स्वपोषी और दूसरा विषमपोषी। स्वपोषी ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या करें, खुद बनाए, तो वो होते हैं स्वपोषी। ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरों से ले, वो कौन से होते हैं, विषमपोषी। जैसे हम लोग अपना भोजन दूसरों से लेते हैं ना, पेड़ पौधों से, अन्य जीव जंतुओं से लेते हैं, तो हम लोग तो हो गए विषमपोषी। लेकिन जैसे पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे तो किसी से नहीं लेने जाते, वो तो खुद ही बनाते हैं। कौन सी क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर पौधे जो होते हैं, ये कुछ और भी जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं भैया, तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल H2O, है ना, दोनों की अभिक्रिया द्वारा, किसकी उपस्थिति में, एक तो होता है अपने पास में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और दूसरा होता है अपने पास में सनलाइट, सनलाइट, दोनों की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाते हैं, यानी कि अपना ग्लूकोज जो होता है वो खुद बनाते हैं। और क्या मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और ये किसके अंदर पाई जाती है, ये स्वपोषी पौधों के अंदर, यानी कि पादपों के अंदर पाई जाती है। पादप जो होते हैं वो पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो इसी प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाए, पेड़ पौधे बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव भी होते हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव भी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, तो वो रसायनों का उपयोग करके भी अपना भोजन खुद बना लेते हैं, रसायनों का उपयोग करके भी अपना भोजन क्या कर लेते हैं, खुद बना लेते हैं। तो वो हो गए रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया, है ना। अब विषम पोषी की बात करें तो एक तो होता है कि भाई ये डायरेक्ट भोजन लेना, किससे, पेड़ पौधों से ले रहे हो, किसी से ले रहे हो, तो अपन कहते हैं विषम पोषी है। लेकिन विषम पोषी में भी अलग अलग प्रकार के हो गए, जैसे कि मान लो परजीवी हो गए, परजीवी जो किसी जीव के शरीर से चिपक कर या शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन ले, तो वो परजीवी हो गए। ले तो दूसरों से रहे ना पोषण,
तो वो परजीवी हो गए। इसके अलावा जैसे मृतोपजीवी, मरे हुए जीवों से भोजन लेना, वो मृतोपजीवी कहलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग भागों में इनको भी डिवाइड किया हुआ है। जब मैं ये वर्गीकरण करूंगी ना, तब सारे सिस्टम आपको मैं इसमें समझा दूंगी। ठीक है, तो आज अपन यही तक रखते हैं। फिर क्लासिफिकेशन जो है ना पूरा थोड़ा बड़ा है, तो उसको हम डिटेल से कल पढ़ेंगे कि किसमें क्या क्या चीज है, और वो यही का यही याद करवा दूंगी मैं, टेंशन मतलब। इतना ईजी है, बिल्कुल ईजी है। बस अब इतना पढ़ लिया ना, अब ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई, पोषण क्या होता है, जनन क्या होता है, कोशिका किस प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटी क्या होती है, यूकैरियोटी क्या होती है, तो अब आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास किसकी है?